फ्रेंड्स, वेलकम टू ओमराज लर्निंग। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो पहला सेशन है वो कौन सी जगह पर हुआ था? क्या वो कैलकाटा में हुआ था, या फिर वो मद्रास में हुआ था, या फिर वो लाहौर में हुआ था, या फिर वो बॉम्बे में हुआ था? सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी। जो फर्स्ट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, दैट वाज हेल्ड एट बॉम्बे। वो बॉम्बे में हुआ था या बम्बई में हुआ था, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हेल्ड हुई थी। एक्चुअली ये जो सेशन थी ये प्रपोज्ड हुई थी कहाँ पर? पूना में, कि ये सेशन कहाँ होगी? पुणे में होगी। बट उसी समय पुणे में क्या हो गया था? प्लेग फैल गया था। पुणे में प्लेग फैलने की वजह से ये सेशन को क्या कर दिया गया? ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ पर? बॉम्बे में। ठीक है, तो जो हमारी बॉम्बे में पहली सेशन हुई थी उसमें टोटल 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और ये बेसिकली हेल्ड हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। ठीक है, ये एक जगह थी। अक्सर पूछा जा सकता है कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन है वो हेल्ड हुआ था। तो वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। और जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे W.C. बैनर्जी साहब। W.C. बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। या फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी उस समय जो ब्रिटिश इंडिया थी या ब्रिटिश इंडिया था उसके वॉइस रॉय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन वॉज द वॉइस रॉय। जब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी उस समय लॉर्ड डफरिन साहब ब्रिटिश इंडिया के क्या थे? वॉइस रॉय थे। और इसको फाउंड किसने किया था? इसको फाउंड किया था A.O. ह्यूम। ही वॉज अ ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेसिकली फॉर्म किया था क्या? एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जिसपे क्या कर सके इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर और जो ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके बीच में एक सिविल और पॉलिटिकल डायलॉग हो सके। इसके लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे, या फिर वो महात्मा गांधी जी थे, या फिर वो M.A. जिन्ना थे? सो हियर द करेक्ट आंसर इज B. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। बेसिकली जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, जिसके चेयरमैन थे हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब। 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसके तहत एक ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया था। बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ये था कि इट स्क्रूटनाइज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय B.N. राव, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ठीक है, B.N. राव साहब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी क्या कर सकती थी? उसको स्क्रूटनाइज करना ड्राफ्टिंग कमेटी का बेसिकली ये काम था। ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो कैलीग्राफी है वो किसने लिखी है? हु वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता ही होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स हमने अलग अलग दुनिया के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, और ये दुनिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है।
ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 2 ईयर्स 11 मंथ और 14 डेज़ का टाइम लगा था, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये ना तो ज़्यादा रिजिड है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक। और इसमें हमने बहुत सारे अमेंडमेंट के तहत बहुत सारे चेंजेस भी लाए हैं। सो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। तो ये जो 7 मेंबर्स हैं ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, इनके आप नाम पढ़ लीजिएगा। ये ही हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे जिसको हेड किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने। नेक्स्ट, उर्सा मेजर और बिग बियर ये किसका एग्जाम्पल है? उर्सा मेजर या बिग बियर ये किसका एग्जाम्पल है? क्या वो स्टार का एग्जाम्पल है, या वो कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल है, या वो प्लैनेट का एग्जाम्पल है, या फिर वो सैटेलाइट का एग्जाम्पल है? सो यह द करेक्ट आंसर इज बी, नक्षत्र या वो कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन क्या होता है या नक्षत्र क्या होता है? ये होता है हमारा ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है उसे हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और उर्सा मेजर आपको ये नदर्न स्काई में, जो नदर्न हेमिस्फीयर में जो स्काई है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है स्काई में, ठीक है। स्काई में ये तीसरा सबसे बड़ा नक्षत्र है। और इसका जो शेप होता है वो हल, जो आपने प्लग देखा होगा ना, ऐसे करके ऐसे होता है प्लग, हल जो होता है वो उसकी तरह होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता, ठीक है, वॉज अ 14th सेंचुरी ट्रैवलर टू इंडिया फ्रॉम विच प्लेस? इब्न बतूता जो था वो 14 सेंचुरी में अब कौन सी जगह से भारत आया था? क्या वो चाइना से आया था, या फिर वो तिब्बत से आया था, या फिर वो मोरक्को से आया था, या फिर वो ग्रीस से आया था? तो अगर आप इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे तो इब्न बतूता ही वॉज अ मुस्लिम ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, ठीक है। इब्न बतूता एक मोरक्को का मुस्लिम ट्रैवलर था जो कि अलग अलग देश, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की, यहाँ से होते हुए वो इंडिया आया था। जब वो इंडिया आया था तो उस समय इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक वंश का जो शासन चल रहा था, और उस समय जो राजा थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इब्न बतूता ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है राहिला या रिहाला, ठीक है। इस बुक में उसने जो अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस है इंडिया और बाकी जगहों पर, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय इंडिया कैसा था, उसमें उसने लिखा है। उस बुक में उसने ये सारी बातें लिखी हैं। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी भी अपॉइंट किया था, दिल्ली का उसे काजी भी अपॉइंट किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसके बाद वो इंडोनेशिया, फिर वहाँ से चाइना, फिर वहाँ से वो मोरक्को चला गया था, ठीक है। इब्न बतूता के बारे में NCERT में आई थिंक क्लास 11th में भी दिया गया है, और क्लास 8th में भी इब्न बतूता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ ऑल्सो नोन एज पंचायत प्रेसिडेंट? इनमें से किसको पंचायत प्रेसिडेंट भी कहा जाता है? क्या वो वार्ड मेंबर को कहा जाता है, या वो सरपंच को कहा जाता है, या वो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा को कहा जाता है, या इनमें से किसी को भी पंचायत का प्रेसिडेंट नहीं कहा जाता है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज सरपंच। जो हमारे सरपंच हैं उसे हम पंचायत का प्रेसिडेंट भी कहते हैं। जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है ये बेसिकली जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, उसमें हमने पंचायती राज सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। जो पंचायती राज सिस्टम होता है इसका मतलब होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मीन्स विलेज लेवल पे क्या करते हैं लोग आपस में मिलके क्या करते हैं पंचायत का गठन करते हैं, जिसके तहत वो लोग इलेक्शन के थ्रू पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए अगर आपको पंचायत का मेंबर बनना है या आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना है। आर्टिकल 40, ठीक है, जो हमारा एक DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 246 है
ये स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है, जिसके तहत वो पंचायत से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। जो हमारा पंचायत सिस्टम है बेसिकली ये इंडिया के कुछ स्टेट्स में लागू नहीं होता है, तो आपको उन स्टेट्स के नाम बताने हैं जहाँ पे हमारा पंचायती सिस्टम क्या नहीं है, लागू नहीं है। और इसमें टोटल कितने 29 सब्जेक्ट हैं, जिसके तहत पंचायत को अधिकार होता है उन सब्जेक्ट्स पे क्या लेने का, डिसीज़न लेने का। और पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। और पंचायत का जो टेन्योर होता है एक पंचायत को 5 ईयर्स का होता है, मतलब 5 साल तक उसके मेंबर इलेक्टेड होते हैं, उसके बाद वापस पंचायत का इलेक्शन करवाया जाता है। ठीक है, जो पंचायत है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा डेयरी सेक्टर है वो किस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में आता है। डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो डेयरी है वो किस इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेक्टर के अंडर में आता है, क्या वो टर्शरी सेक्टर में आता है, या प्राइमरी सेक्टर में आता है, या वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, या वो क्वेटनरी सेक्टर में आता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, प्राइमरी सेक्टर। डेयरी जो है वो डायरेक्टली हमारे प्राइमरी सेक्टर में आता है। आपको पता ही होगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें डायरेक्टली हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल हो गया एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो होता है हमारा वो किसके अंडर में आता है, वो एक प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। टर्सरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, थर्ड सेक्टर होता है। ठीक है, जिसमें हम बैंकिंग आती है, जिसमें कोई किसी को सर्विस प्रोवाइड करे, जिसमें जैसे बैंकिंग में आप बैंक में जाते हैं वो आपको क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली इसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो जो हमारा डेयरी है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है उसमें टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इंडिया की जीडीपी में। ठीक है, और अभी हम चाइना के साथ हमारे क्या बहुत झगड़े चल रहे हैं, तो चाइना जैसे हम चाइना की सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो चाइना किसके अंदर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। आप मोबाइल या आप कोई भी गैजेट्स देख लो, ज़्यादातर गैजेट्स में आपको मेड इन चाइना ही लिखा होगा। ठीक है, तो वैसे डेयरी जो है हमारा डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा पाक स्ट्रेट है वो सेपरेट करता है इंडिया को किस कंट्री से। क्या वो पाकिस्तान से सेपरेट करता है इंडिया को, या फिर वो श्रीलंका से सेपरेट करता है, या फिर वो बांग्लादेश से सेपरेट करता है, या फिर वो म्यांमार से सेपरेट करता है। तो जो पाक स्ट्रेट है वो इंडिया को सेपरेट करता है श्रीलंका से। ठीक है, तो जो स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एक नैरो पास होता है किसका, वाटर का, जो कि दो बड़े वाटर बॉडीज़ को या दो बड़े सी को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे पाक स्ट्रेट है वो गल्फ़ ऑफ मन्नार को कनेक्ट करता है किससे, बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, तो जो पाक स्ट्रेट है वो बेसिकली जो इंडियन साइड में तमिलनाडु है और जो हमारा जाफना प्रोविंसेस है किसका, श्रीलंका का, उनके बीच में आपको ये पाक स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक और स्ट्रेट है, क्या, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो ओशन बॉडीज़ को या किन दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करता है और किन दो कंट्रीज़ को आपस में क्या करता है, सेपरेट करता है, ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट वाटर इन प्लांट। प्लांट के कौन सा पार्ट है जो कि प्लांट में पानी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। पौधे का कौन सा भाग पौधे में पानी का संचालन करता है, क्या वो लीव्स हैं, या वो फ्रूट्स हैं, या वो फ्लावर्स हैं, या फिर वो स्टेम है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट मिनरल। स्टेम क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट मिनरल को कंडक्ट करता है, क्या, प्लांट्स के अलग अलग
पार्ट में, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जो जाइलम प्रोसेस है, जो एक वस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, वो क्या करता है कि जाइलम के थ्रू पानी को रूट से स्टेम तक लाने में मदद करता है। फिर स्टेम क्या करता है, उस पानी को वाटर पार्ट्स प्लांट के अलग अलग पार्ट में क्या करता है, कंडक्ट करता है। उसी तरीके से जो हमारा फोलम होता है, उसमें क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो खाना बनाती हैं अपने फोटोसिंथेसिस से, बट जो अदर पार्ट हैं प्लांट के, उसमें ये खाना, ये न्यूट्रिएंट कैसे पहुंच सके, तो उसमें भी क्या होता है, जो हमारा स्टेम होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे वो जो फूड है वो प्लांट्स के अदर पार्ट तक भी आसानी से पहुंच जाए। अब जाइलम और फोलम के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? इनमें से इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्या वो CDC 8600 है, सॉरी CDC 8600 है, या वो क्रे टाइटन है, या फिर वो परम 8000 है, या वो क्रे जैगुआर है? सो यह द करेक्ट आंसर इज परम 8000, ठीक है। जो परम 8000 है वो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, और इसमें 64 CPU हैं। कितने? 64 CPU हैं, और इसे 1991 में रिलीज़ किया गया था, ठीक है। इसे डिज़ाइन और असेंबल किया गया था बाय सीडेक, और कहाँ पर किया गया था? पुणे में किया गया था, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सुपर कंप्यूटर है किस देश के पास है, ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एक हिंट दे रहा हूँ, अभी हमारा उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। जो परम सीरीज़ है उसका जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम ब्रह्मा। परम ब्रह्मा जो हमारा लेटेस्ट क्या सुपर कंप्यूटर है, जो सीरीज़ का, जो कि अभी इंडिया में सुपर कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, परम ब्रह्मा। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the notification of more such educational videos. Thanks for watching.